सो हेलो एवरीवन, कैसे हो? वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बहुत मजेदार तरीके से। तो आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। फाइनली एक और नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बोर्ड में है ना, इस चैप्टर का भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है, तो इसे भी पढ़ना जरूरी है और थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर, है ना। चलो देखते हैं। अब लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब होता है जोड़ी, ठीक है। पेयर का मतलब ना, आप लोग जो कपल्स कॉल बनाते हैं ना, वो भी एक पेयर है, लड़का लड़की की पेयर है। तो जोड़ी जो बोलते हैं ना, वो ही होता है आपका पेयर। जैसा आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो आप जो बनाते हो, हम तो आजकल फिलहाल लीनियर इक्वेशंस के पेयर बना रहे हैं, वो भी दो वेरिएबल वालों के पेयर, है ना। हमारे कहाँ किस्मत में गर्लफ्रेंड, तो हम तो क्या बना रहे हैं, लीनियर इक्वेशन बना रहे हैं, दो वेरिएबल्स के और उनके पेयर बना रहे हैं, है ना। तो क्या पेयर कैसे बनते हैं ना, आज इस छोटे से एग्जांपल की तरफ से समझते हैं। चलो पढ़ दे ना। देखो, ठीक, अकेला जो है नाम की लड़की थी, वेंट टू ए फेयर। फेयर मतलब मेले में गई थी, मेले में गई थी, ठीक है। इन हर लाइफ शी वांट टू एंजॉय राइड ऑफ अ जायंट व्हील। अब जायंट व्हील पता ना आप लोगों को, जायंट व्हील एक वो बड़ा चक्का जो घूमता है नीचे से, बड़ा पूरा ऊपर घूम के फिर नीचे आता है, फिर वापस वो घूमता है। तो उसको हम लोग, जो बड़े चक्के को हम लोग जायंट व्हील कहते हैं, ठीक है। अब उसे उससे घूमना था, हाँ, उसे क्या एंजॉय करना था उसके ऊपर राइड की। और एक और चीज थी जिसे वो खेलना चाहती थी, होपला। होपला मतलब क्या होता है? होपला मतलब पता है ना, वो रिंग्स आती है, रिंग्स, ठीक है। आपको रिंग्स फेंक के, ठीक है, वो चीज अपनी तरफ लेनी है। मतलब जैसे कि अगर कुछ टॉयज वगैरह पड़े तो हम ऐसे रिंग फेंकते हैं, रिंग फेंकने के बाद अगर वो रिंग उस टॉय के अंदर चली गई थी, मतलब टॉय अगर उस रिंग के अंदर आ जाता है तो वो गिफ्ट आपका हुआ, है ना। तो वो एक चीज हो गई, उसको हम लोग होपला बोलते हैं। अब उसे दोनों गेम खेलने थे। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड होपला इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड टू बी जायंट व्हील। अब सबसे इंटरेस्टिंग खेल यहाँ पे आता है, हमें जहां से आपका क्वेश्चन शुरू करना है। तो मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ जो, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला। तो वो कितनी बार खेली है, ठीक है, ठीक, उसे मैं मान लेता ना, हमें दिया नहीं है कुछ, तो मैं मान लेता हूँ वो जो एक्स टाइम उसने खेला। वैसे ही मैं मान लेता हूँ कि नंबर ऑफ टाइम शी एंजॉयड द राइड, ठीक है, एंजॉयड राइड, वो तो उसको मैंने मान लिया कि वो आई था। नंबर ऑफ टाइम्स उसने एक्स टाइम मतलब होपला खेला होगा, मैं मान लेता हूँ कि वो एक्स। मुझे तो नहीं पता, उसने खाली इतना बोला कि वो जो है वो हाफ टाइम है, ठीक है, वो कितना हाफ टाइम है। अब कितनी बार खेला वो मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कि एक्स टाइम उसने गेम खेला है और वाई टाइम उसने राइड की। तो अब इसके कहने के अनुसार जैसा उसने बोला है कि नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ शी राइड्स शी एंजॉय राइड्स। तो ये हो गया, देखो सिंपली पहला नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला इज हाफ ऑफ नंबर ऑफ राइड्स शी हैड ऑन द जाइंट व्हील। जाइंट व्हील के ऊपर कितना वाई, मैंने ये माना था। अच्छा, टू डिवाइड बाई साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2x इज इक्वल टू वाई, ठीक है। बस इसे यहीं पे छोड़ दो अभी के लिए, हमने आधा सवाल पढ़ा, उस हिसाब से मैं इसको नंबर 1 इक्वेशन के है के ऊपर देखे नाम दे देता हूँ। चलो आगे पढ़ते, इतना तो है ना समझ में आ गया। इफ शी इफ ईच राइड कॉस्ट इज 3 रुपीज, ठीक है, मतलब उसने जो राइड किया था, मतलब अब देखो दूसरा सवाल यहाँ पे क्या बनता है, ठीक है। अब जो जाइंट व्हील के ऊपर राइड करने के लिए हर राइड के ऊपर 3 रुपए लगते थे, एंड होपला खेलने पे 4 रुपए, मतलब वो रिंग्स वाला गेम खेलने के ऊपर 4 रुपए लगते थे। तो हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड शी हैड एंड हाउ मेनी टाइम्स शी प्लेड होपला प्रोवाइडेड शी स्पेंड ₹20? मतलब उसने दोनों गेम्स खेल के मिला के सिर्फ 20 ही रुपए खर्च किए। अब मुझे बताना है कि उसने कितने टाइम, मतलब मुझे नहीं आप लोगों को बताना, तो उसने कितने टाइम गेम खेला और उसने कितने टाइम राइड की, मतलब इन दोनों के अलावा उसने मेले में और कुछ नहीं किया। क्या यार, और भी बहुत सारी राइड्स होती, खेल्स होती थी। तो अब मुझे बताओ, ठीक है, हम होपला खेलने पे एक्स चीजें मान रहे और बाकी पे वाई चीजें मान रहे राइड पे, ठीक है। अब होपला खेलने के लिए कितने पैसे लग रहे थे? 4 रुपए लग रहे थे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 4x प्लस, मतलब 4 रुपए में एक राइड मिल रही थी ना। तो अगर मैं एक्स लिखूंगा तो एक राइड, दो लिखूंगा दो राइड, तीन लिखूंगा तो तीन, 1 3 4 12, 12 रुपए। और ठीक है, राइड के लिए कितने थे? 3 रुपए। तो यहाँ पे क्या जाएगा 3y। अच्छा, इन दोनों को मिला के मतलब एक्स और वाई जो है मेरा नंबर ऑफ है, कितनी बार खेला वो हमें पता नहीं, तो उसे एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है।
अब मुझे बताना है अब टोटल मिला के उसने कितने पैसे खर्च किए, 20 रुपए, तो ये हो जाएगा उसका 20 रुपए का खर्चा, है ना। एक बार ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पूरा रीड कर लो, ताकि है ना आपको अगर कोई डाउट हो तो वो पता चल जाएगा अभी, है ना। मुझे लग नहीं रहा कोई डाउट होगा। चलो देखो, अब यहाँ पे मुझे देखो क्या लिखा, y इज इक्वल टू 2x, मतलब y की जो वैल्यू है 2x के बराबर है। तो मैं है ना क्या करूंगा, इस y की जगह पे, इस y की जगह पे मैं इस 2x को रिप्लेस कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा ये अल्टीमेटली, ठीक है, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 4x प्लस 3, y की जगह क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20। हो गया खेल खत्म। 4x प्लस 3 2 6x इज इक्वल टू 20, 6 और 4 10x इज इक्वल टू 20, और x की वैल्यू जो आ गई मेरे पास कितनी आ गई, हाँ 2, 10 1 और 10 2 20, बस खत्म। अब x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब मुझे y की तो निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ देखो, ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि 2x इज इक्वल टू वाई, एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास 2, तो इधर लिख दो 2, तो 2 लिखा, y की वैल्यू आ गई मेरे पास 2 2 4, तो y कितना मेरे पास, y है मेरे पास 4। तो अब मुझे बताओ उसने कौन सा गेम कितनी कितनी बार खेला, बताओ। ठीक है, उसने होपला कितनी बार खेला, 2 बार खेला, और उसने राइड को कितनी बार एंजॉय किया, 4 बार एंजॉय किया। 4 बार एक ही जाइंट व्हील पे घूम रही है यार, मैं होता तो ज्यादा कुछ दूसरा ट्राई करता, लेकिन कोई बात नहीं, वो अपनी अपनी पसंद है ना सबकी। तो उसने राइड पे कितनी बार खेला, 4 बार, और उसने गेम कितनी बार खेला, सिर्फ 2 बार। अब मुझे हमें उसने क्या किया मेले में, वो उससे हमें कोई लेना देना, हमें लेना देना किससे, कि हमने क्वेश्चन को रीड किया, ये जो एग्जांपल, ये जो इक्वेशंस बनाई है ये दोनों, ठीक है, हमें इनसे लेना देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है, हमने जब 8th स्टैंडर्ड में जब पहली बार इस चैप्टर को पढ़ा था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब वहां पे तो सिर्फ हमें नॉर्मल था कि 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 दे दिया, तो वहां पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था x। यहाँ पे 2 वेरिएबल आ गए, देखो एक तो आ गया x और दूसरा मेरा आ गया y, वेरिएबल बढ़ गए, 2 बढ़ गए। यहाँ पे देखो x और y, इन्हीं को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं ना। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, जिनकी वैल्यू हमें पता नहीं होती, उन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। तो ये थे हमारे 2 वेरिएबल्स, जिन्हें हमें पता नहीं थी क्या था ना। तो ऐसे ही हमें पूरे चैप्टर के सॉल्यूशंस करने हैं। यहाँ पे हमें x और y की वैल्यू निकालनी, मतलब हमारे पास कोई भी 2 वेरिएबल्स होंगे, उन दोनों में से कोई भी एक की वेरिएबल हमें, मतलब दोनों की वेरिएबल हमें आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ था, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उससे पहला ना इसे याद रखना ना, एक तो था हमारा 2x प्लस 2x इज इक्वल टू वाई, और मेरा दूसरा इक्वेशन था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 20, है ना। चलो कोई बात नहीं, अब मैं पूरा सवाल है ना रफ कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ। चलो, अब लीनियर इक्वेशन इन, मतलब पेयर का मतलब समझ में आ गया, लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, इन वन सॉरी इन 2 वेरिएबल भी समझ में आ ही गया होगा मेरे हिसाब से अब तक तो, है ना। अब हम इसे कुछ और भी मेथड से, ठीक है, अब वो हम पता करेंगे उसका क्या है क्या नहीं है, आगे चैप्टर में बढ़ते थोड़ा सा। चलो, है ना, आगे बढ़ते। आगे बढ़ने से पहले ठीक है, अब आप लोगों को पहले आगे बढ़ने से पहले ना हमने क्या देखा था कि हमने ये जो 2 इक्वेशन इसको साइड में क्यों लिखी, क्योंकि अब हम इसका देखने वाले जियोमेट्रिकल मीनिंग। हमने अब हम देखने वाले जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब व्हाट इज बाय जियोमेट्रिकल मीनिंग भैया, आप देखो भाई सिंपल सी बात है, जियोमेट्रिकल मीनिंग मतलब अब हम ग्राफ बनाने वाले हैं, ग्राफ कैसे बनाया जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हमने यही 2 इक्वेशन को रखा, कि हमें इसका आंसर पता था ना, एक का था 4 और दूसरे का था 2। तो अब हम देखते कि इसको हम जब ग्राफ में बनाएंगे तो क्या ये बनेगा क्या नहीं बनेगा, वही सब ना, ठीक है। तो बनाते चलो। पहला इक्वेशन था मेरा 2x इज इक्वल टू वाई। अब हमें है ना, मैं ये सिखाना ना ग्राफ कैसे बनाते हो तो आपको पता ही होगा ना, ठीक है। एक डब्बा बनाओ, डब्बे में कुछ पार्टीशंस डालो, है ना, डब्बे में कुछ पार्टीशन डाले,
एक पार्टीशन बीच में डालो, फिर x की वैल्यू यहाँ लिखो, y की वैल्यू यहाँ लिखो। अब जब मैं x की वैल्यू यहाँ पे 0 लूँ तो यहाँ देखो 0 लेने पे 2 इंटू 0 0, खेल खत्म, है ना। अच्छा मुझे माइनस में भी लेना चाहिए क्या, मैं माइनस में भी लेता हूँ, माइनस में लेता हूँ। चलो मैंने ले लिया -3, -3 लेने पे 3 2 6, लेकिन आएगा माइनस में। दूसरा लेता हूँ, मैं लेता हूँ -1, -1 की वैल्यू -1 इंटू 2, 2 इंटू माइनस में कितना आ जाएगा -2, -2। 0 लेने पे तो 0 आ ही रहा था, 1 लेने पे क्या आएगा 1 2 2, एक और ले लेते ना, 2 ले लेते, 2 2 2 4। ओके चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। भैया आगे बताओ, चलो एक का तो समझ में आया, दूसरे का 4x + 3y = 20। ओ यहाँ पे क्या होगा, लाला देखो, मैं तो ज्यादा वैल्यूज देता नहीं, मतलब छोटे वैल्यूज में से कंप्लीट कर लेता हूँ। देखो x की ऊपर y की नीचे, मैंने x को ले लिया 0, मतलब ये पार्ट गया। y कितना आ रहा है, y कुछ आ ही नहीं रहा, पॉइंट में आ रहा, तो उसको छोड़ते, तो 0 नहीं लेते, कुछ और लेते। तो मैंने y को ले लिया 0, तो x कितना, मतलब मैंने अब क्या करिए y को 0 ले लिया, तो बचा क्या 4x = 20, 4 5 = 20, मतलब x की वैल्यू कितनी आई 5। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। और कौन सी वैल्यू ले, और कोई वैल्यू लेने जाए, 5 हो गया 10 हो गया। चलो उसके बाद मैं ले लेता हूँ उसको 2 ले लेता हूँ ना, 2, y की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x + 3 2 6 = 20। अब ये 6 वहां पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x = 20 - 6। बोलो जल्दी बोलो, हाँ फिर से बोलना सर, 20 - 6 कितना होता है, बोलो बोलो, मैं तो बोलने ही नहीं वाला, अब तुमको करना है। चलो फटाफट आंसर बताओ कमेंट में, कितना होगा, चलो जल्दी। हालांकि कुछ गलती कहे नहीं लग रही है ऐसे हमको गलत, चलो जल्दी बताओ कितना आएगा भाई। 20 में 14 निकल, 14 बचे, 4 4 से 16 कैसे होगा सर भी ना, अरे हम 2 लेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा 14, जो कि कटना मुश्किल है। तो इसको ऐसा है ना, इसको ऐसा करते हैं, इसको रहने देते हैं, हम उल्टा करते हैं। उल्टा क्या, मतलब y को x को ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 4 2 8, है ना, 4 2 8 हो जाएगा, प्लस 3y = 20। अच्छा 20 को इस साइड में आके माइनस कर दो, तो 3y = 20 - 8, जो कि होता है 12। तो 3y, तो y की वैल्यू मेरे को कितनी मिली 4। ठीक है मैं सब रफली कर रहा हूँ क्योंकि आपको करना है सब कुछ, खाली वैल्यू से निकालनी है यार। चलो ये कुछ वैल्यूज मिली, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको करना है ग्राफ में प्लॉट। ग्राफ में प्लॉट करने का मतलब कुछ हम ग्राफ बनाने वाले हैं ना, सिंग सिंग, है ना, ऊपर नीचे दाएं बाएं, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4 5 3 4 5 6 7, ये साइड भी ले लेते हैं ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऊपर आ जाएगा 1 2 3 2 3 4 5 6, इतना बहुत है। तो अब है ना खाली प्लॉटिंग करते जाते हैं पॉइंट्स की, x जब -3 होगा तो y होगा -6, मतलब इधर से खींच के इधर, तो ये वाला पॉइंट, डिंग 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 डिंग, तो -1 पे x जब -1 तो y -2, मतलब ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाले पॉइंट्स ना जोड़ते रहना साथ में। x मतलब 0 पॉइंट पे 0, ये आ गया 0 पॉइंट पे 0। x जब 1 हुआ था y हो गया था 2, और जब x 2 होगा तो y हो गया 4। ठीक है, अगर x 3 होगा तो y होगा 6। तो ये मेरी एक लाइन बना देता हूँ, मैं इसको जोड़ देता हूँ,
हालांकि लाइन बनना मुश्किल तो नहीं है, हालांकि कुछ ऐसी ही बनेगी, है ना। पॉइंट मिसमैच यार, वन पे टू, मतलब यहाँ कहीं आना चाहिए था लेकिन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शायद लाइन को, लाइन के दोहरे पड़ रहे हैं। ओके ये पोजीशन एंड देन, ठीक है, ये ऐसा करके कुछ आएगा, ये हमें से इतना मतलब है। दूसरा लाइन है x जब 5 होगा तो एक पॉइंट तो मेरा यहीं पे रहेगा, y 0 हो जाएगा, और x जब 2 होगा तो y जो है वो 4 हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट पे। तो मतलब कुछ ऐसे लाइन, ठीक है, एक लाइन ऐसे, ये लाइन ये पॉइंट जुड़ेंगे आपस में से और ये ऐसे जाएंगे। तो अब ये पॉइंट कौन से पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो, ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पे उसका सॉल्यूशन आने वाला, ये याद रखना, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका सॉल्यूशन आने वाला। देखो एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है 4, ठीक है, एक को 4 आ रहा है और एक में आ रहा है 2। तो हमने देखा ना आंसर भी हमारे 4 और 2 ही आ रहे थे, तो यहाँ पे भी 4 और 2 ही आ रहे हैं ना, वही आप ध्यान रखना बस। ऐसा एक छोटा सा प्रैक्टिकल था बस, है ना। तो बस पता है ना, ये सब छोटी मोटी चीजें, इनमें ना इंटरेस्ट लेने जैसा कुछ है नहीं। जियोमेट्रिकल मीनिंग इतना ही है कि हम इसके ग्राफ के थ्रू भी इसके आंसर्स बता सकते हैं। तो जब अब इसमें भी है ना, आगे हम 3 वेरिएंट पढ़ेंगे, जिसमें एक तो था इंटरसेक्टिंग, कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसी के ही 2 आंसर आएंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, एक 2 पे आ रहा है और एक 4 पे आ रहा है, वैसे हमारा आंसर भी तो 2 और 4 पे आ रहे थे, वैसा ही समथिंग कुछ है, ठीक है। तो है ना, इसके ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम थोड़ा आगे मूव करते हैं, है ना। तो ये था एक छोटा सा जियोमेट्रिकल मीनिंग। अब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो अब इसके बाद है ना, हमने जो है ना 3 वेरिएंट होता है, मैंने आपको भी बताया। तो आपको है ना डिस्प्ले पे दिखा होगा ना पूरा का पूरा, क्या लिखा हुआ है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज अ नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड एन इनकंसिस्टेंट। कुछ नहीं, हम देखो इतना बात है ना, 3 टाइप के आपके होंगे सॉल्यूशन, जिसमें से पहला होगा नो सॉल्यूशन, एक होगा नो सॉल्यूशन, एक होगा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एक होगा इन्फिनिटी सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था, उसका एक सॉल्यूशन आ रहा था। कुछ ऐसे 2 वेरिएबल्स भी होंगे जिनके आंसर इन्फिनिटी, मतलब बहुत सारे आ रहे होंगे, और कुछ ऐसे सॉल्यूशन भी होंगे जिनके आंसर ही नहीं आ रहे, मतलब नो सॉल्यूशंस आ रहे, ठीक है। तो हमने क्या देखा था कि जब पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तब उस केस में क्या होगा, आपको एक वैल्यू मिलेगी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी ग्राफ देखा था, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा था और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा था उसी पॉइंट पे हमको ग्राफ मिल रहा था। तो ये मेरे को पहला वैल्यू, पहला वेरिएंट, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा कि हमको नो सॉल्यूशन मिलने के भी चांस है कि सॉल्यूशंस मिलेंगे ही नहीं, ठीक। ये जो एग्जैक्टली है, ये है एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन, इसमें सिर्फ मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो ये है एक सॉल्यूशन वाला। ऐसे भी है जो नो सॉल्यूशन मिले। तो जिस पॉइंट पे, मतलब जिसमें हमें नो सॉल्यूशन मिले, उस पॉइंट को हमको बोलते, उन चीजों को हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। जैसे आप लोग देख पा रहे हो ना, ये रफ कर देता हूं मैं, ठीक है। ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जिसके सॉल्यूशंस हमें ना मिले, ठीक है, जिनके हमें नो सॉल्यूशन मिले, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं उनको, हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है, जिनके हमें नो सॉल्यूशन मिले। एक था नो सॉल्यूशन, एक था इनकंसिस्टेंट, सॉरी नो सॉल्यूशन, एक था हमारा एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और एक था इन्फिनिटी सॉल्यूशन। अगर हमें नो सॉल्यूशन मिले, ठीक है, हमें जब अगर नो सॉल्यूशंस मिले, मतलब सॉल्यूशंस ना मिले, और एक था इन्फिनिटी सॉल्यूशन, है, पूरा कौन लिखेगा, इतना लिखेगा, इन्फिनिटी सॉल्यूशंस, और एक था एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन। तो ऐसे 2 केस, 3 केस ही हैं हमारे पास। अगर नो सॉल्यूशन आ रहा है तो उस टाइम पे हमारा जो होगा वो होगा इनकंसिस्टेंट, मतलब जो इक्वेशंस होगी वो क्या होगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये बाकी के 2 बचेंगे, उनको बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। बस इतना समझना कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर नो सॉल्यूशन दे रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट, और जो दे रहे वो कंसिस्टेंट।
इसके बाद हम उन तीनों वेरिएंट, जो तीन अलग अलग पार्ट है, हम उनकी बात कर लेते हैं ना। इसको भी रफ कर देते हैं और अपना जियोमेट्रिकल मीनिंग है उसको भी रफ कर ही देते हैं। चलो चलो चलो, अब मैंने क्या बोला था आपको, तीन, ठीक है, जिसमें से मैंने एक समझाया था आपको इंटरसेक्टिंग वाला। तो मैं पहले ना सारे बना देता हूँ एक साथ, या फिर एक एक करके बनाता हूँ। जैसे मेरा पहला वाला पार्ट, जिसमें मैंने क्या बताया था कि आपको अगर कोई भी दो लाइंस आ रही है, ठीक है, आपको अगर कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक लाइन ये और एक लाइन ये, तो ये किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होंगे, क्यों, वो एक ही पॉइंट पे टच करे ना, तो यहाँ पे हो गया एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ये मेरा पहला पार्ट टाइप था। दूसरे टाइप में क्या होगा कि अगर मेरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना, ठीक है, कुछ ऐसा, एक लाइन ऐसे जा रही है और दूसरी लाइन ऐसे, तो क्या ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहीं पे कट कर रही है? अगर आपकी दोनों लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रही तो वहां पे आएगा नो सॉल्यूशन। वहां पे आपको क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। जब तक जैसे इसने एक ही पॉइंट पे टच किया तो एक ही सॉल्यूशन मिला, ये आपस में ही टच ही नहीं कर रही तो ये कहीं सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। और तीसरा जो मेरा पार्ट है वो क्या बोलता है हमारा, कुछ ऐसा, ठीक है, अगर एक लाइन बन रही है तो जस्ट उसी के ऊपर दूसरी लाइन, उसी के ऊपर, नहीं आगे नहीं पीछे, जस्ट उसी के ऊपर, तो ऐसे टाइप को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप में हमारा बोलते हैं इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, सॉरी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भैया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस क्या है, तो भाई देख हमने क्या बोला था, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी दोनों लाइन, उस वहां पे मिलेगा, इस पॉइंट पे भी कर रही है, इस पॉइंट पे भी कर रही है, इस पॉइंट पे भी कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट एक दूसरे एक पॉइंट पे है ही ना, इसी पॉइंट, हर पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे वो क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, मतलब एक के ऊपर ही एक है, मतलब हर एक पॉइंट पे उसको जोड़ी रही है। तो जब आपका जो लाइन है वो हर पॉइंट पे जुड़ रहा है, तो और जितनी लाइन आगे एक्सटेंड करेगी हर पॉइंट में मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, तो वहां पे क्या आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। और जिस पॉइंट पे एक ही बार इंटरसेक्ट करे तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिर्फ वन ही सॉल्यूशन, और यहाँ पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो नो सॉल्यूशंस, ठीक। और एक बात है ना, इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट का है, कंसिस्टेंट में, ठीक है, हैव सॉल्यूशंस, ठीक है, यहाँ पे आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे ही मिलेंगे कंफर्म, और इनकंसिस्टेंट में, इनकंसिस्टेंट में आपके, ठीक है, डू नॉट हैव सॉल्यूशन, डू नॉट हैव सॉल्यूशंस। इतनी बात है ना, अपनी बुद्धि में घुसा लेना, इतनी बात तो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये मेरे तीन केस थे, ठीक। अब ये अलग अलग मैंने बता दिया, जैसे ये मेरा केस वन था, ये मेरा केस वन, ठीक है, ये मेरा केस टू, और ये मेरा केस थ्री। हालांकि मैंने तीनों बता दिए, लेकिन अब इनको बोला कैसे जाता है, जैसे इन आपस में इंटरसेक्ट करते, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पैरेलल लाइंस, आपस से कभी टच नहीं करने वाली लाइंस को पैरेलल ही बोला जाता है ना, तो ये हो गया मेरा पैरेलल लाइंस। और जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर आ जाए तो ऐसे लाइन को हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ठीक। जब दोनों लाइंस एक दूसरे की इंटरसेक्ट कर रही हो एक पॉइंट पे तो वो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। दो पैरेलल लाइंस तो पता ही है, और एक लाइन के अगर दूसरे ऊपर लाइन, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। ये तीन स्पेशल केस है आप लोग इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले, जिसे आप जरा अपने नोटबुक में ना लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं इसको रफ करने वाला हूँ। चलो वीडियो को पॉज करो और इसे लिखना चालू करो। चलो अब है ना, हम तीनों केसेस के बारे में पर्टिकुलरली अलग अलग टाइप में पढ़ लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग अलग पढ़ लेते हैं ताकि ना हमारी थोड़ी बुद्धि में रहे कि गुस्से भी क्या हो रहा है।
पहला जो हम टाइप पढ़ने वाले हैं वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, तो पहला लिख लो ना, जो पहला है मेरा वो क्या आंसर है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पैराग्राफ वापस बना दे। ठीक है, कुछ जरूरी बातें भी, ये यहाँ से कटा, यहाँ से कटा। ठीक है, यहाँ से जो लाइन बनेगा ये इसका आंसर, और यहाँ से जो बनेगा वो इसका आंसर। हालांकि मैंने सब बोर्ड गड़बड़ कर दिया। ऐसे कोई डायग्राम बना था, मतलब क्या है वो तो आपको पता चल ही रहा है ना। तो इनमें ना कुछ जरूरी बातें जो हम लिख ले, जैसे कि पहली इसकी जरूरी बात क्या है। ठीक है, इनको इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे कितने मिलेंगे, ठीक, कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, एक ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, तो 1, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस। उसके बाद दूसरी बात, ठीक है, दूसरी जो जरूरी बात है इसकी वो क्या है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, बोलो जल्दी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। हाँ हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, ये हमारी कंसिस्टेंट लाइंस है, ये हमारी कंसिस्टेंट लाइंस है, सॉरी मतलब कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है। इसके बाद भैया यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इनका कंडीशन आता कैसे, कैसे पता चलेगा। तो इतना याद रखना कि हम जब भी पेयर ऑफ इक्वेशंस बनाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने मान लिया, मैंने बनाया 2x + 3y = 0। ठीक है, तो और मैंने ले लिया 3x + 2y = 3 ले लिया, 4 ले लिया, जो भी ले लिया x, y, z। तो अब है ना, a और b हमने जब देखा ना, ठीक है, x का कोफिशिएंट ये रहा, यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये y का कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट नंबर। तो a1/a2 मतलब जब हम नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब कि जो x का कोफिशिएंट है वो a1, दूसरी इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b1, ठीक है, y का दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट b2। ठीक है, पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट c1 और दूसरे वाले का c2। ठीक है, इसमें हमें c1 c2 की कोई जरूरत नहीं, तो ये याद रखना बस, b1 b2 c1 c2 क्या होता है। तो पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट a1, दूसरे वाले x का कोफिशिएंट, ठीक है, a2। तो ये जब नॉन इक्वल होंगे, ठीक है, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे अब डिवाइड करते हैं, जैसे 2 / 3, ये क्या हो गया, a1/a2, और b1/b2 क्या 3/2। क्या दोनों सेम है, क्या कहीं से दोनों सेम है, क्या कट के कुछ आने वाला नहीं ना। तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल नहीं हो रहे। तो आपस में ना इक्वल होने के मतलब क्या हो जाएगा, ये जो दोनों इक्वेशंस है, मतलब ये जो दोनों इक्वेशंस है, ये कौन सी इक्वेशंस है, वो है आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस की वाली। ठीक है, वो आपकी है इंटरसेक्टिंग लाइंस वाली आपकी जो भी इक्वेशन है। ठीक है, तो पहले इतनी चीज समझ में आ गई। चलो इतनी चीजें समझ आ गई ना, तो फिर अपने नोटबुक में उतार ले। ठीक है, क्योंकि सारे साथ में ना, साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ, बढ़िया रहेगा। साथ साथ में नोट्स बनाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा आपको। चलो आगे वाली ना, आगे वाली कंडीशंस को समझते हैं। ठीक है, दूसरी लिखो पैरेलल लाइंस वाली, दूसरी लिखो पैरेलल लाइंस। चलो दूसरी पैरेलल लाइंस वाले में क्या है, डिंग डोंग डिंग डोंग। ठीक है, दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। ठीक है, तो लिखना चालू करते ना पहले से, पैरेलल लाइंस, दोनों में लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। दूसरी बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके, कितने होंगे, बोलो बोलो बोलो। हाँ, नो सॉल्यूशंस। ठीक है, नो सॉल्यूशंस। और तीसरी बात, ठीक है, तीसरी और आखिरी बात कि ये कौन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये क्या होगा हमारा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट होगा। चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब भैया आपने पहले वाले में तो समझा दिया कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, लेकिन अब क्या, अब कैसे करूं, हाँ अब बताओ। अब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है, अब मुझे कैसे समझना कि पैरेलल लाइन से। तो बेटा जब भी देखो, जब भी है ना कि आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2,
जब ऐसी कंडीशंस आएगी तो ही आपका जो होगा वो लाइन होगा पैरेलल वाला, ठीक है। क्या मतलब a1/a2 मतलब जो x के कोफिशिएंट है और जो x2 और y के कोफिशिएंट अगर वो बराबर होंगे तो ठीक है, लेकिन अगर वो c के बराबर निकले तो वो पैरेलल लाइंस नहीं है। जैसे कि एग्जांपल की तरफ समझ से ना कि 2x + 3y + 10 = 4x + 6y = 9 = 0। अब आप तो बोलोगे भैया ये तो कहीं से कुछ इक्वल नहीं दिख रहा, लेकिन हम करके देखते हैं ना कि a1/a2 मतलब 2/4 = अलग अलग लिखते हैं लोग, a1/a2 को अलग लिखते हैं, क्या आ जाएगा 2/4, b1/b2 को अलग लिखते हैं जो कि कितना है 3/6, और तीसरा है c1/c2 = 10/9। आप तो बोलोगे भैया यार सब तो अलग है, 2/4 3/6 और 10/9। आप तो बोल रहे थे a1/a2 = b1/b2, यहाँ तो 2 और 4 और 3 और 6 तब तो अलग अलग है। आप तो बोल रहे थे दोनों ए तो इक्वल आएंगे और लास्ट वाला इक्वल नहीं होगा। तो बेटा यहाँ देख देख 2 1 2 और 2 2 4, तो इसका आंसर कितना आया 1/2। 3 1 3 3 2 6, तो यहाँ पे कितना आया 1/2। तो अब तो इक्वल है ना, हमने ये कंडीशन रखी थी ना। तो देख a1/a2 की वैल्यू कितनी है 1/2 इक्वल टू b1/b2 की वैल्यू 1/2। अच्छा c1 = c2, 10/9 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ये एज इट इज। क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, नहीं सर जी ये सेम नहीं है। तो ये हो गई हमारी लाइन, मतलब ये जो हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो किसकी है, वो किसकी है पैरेलल लाइंस की है, किसकी है पैरेलल लाइंस की है ना। आपको सिर्फ नंबर देखना ना आगे के कि अगर 2 4 3 6 दिख तो अलग अलग रहे, लेकिन कटने के बाद 1/2 और ये भी 1/2 आ रहा है, लेकिन ये 1/2 नहीं आ रहा है, तो मतलब अगर c1/c2 इक्वल नहीं है तो कौन सा होगा पैरेलल लाइंस। अच्छा बताओ a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, क्या रहेगा, ये कौन सा केस है, बताओ बताओ जल्दी कौन सा, बताओ बताओ बताओ। हाँ इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग है, ये हमारा पैरेलल है, याद रखना भूलना मत, कंफ्यूजन बताना। चलो अगला तीसरा और आखिरी केस, ठीक है, तीसरा और आखिरी केस। तीसरा और आखिरी केस, चलो समझते हैं ना तीसरा और आखिरी केस को। तीसरा और आखिरी केस मेरा क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, मतलब जो दोनों लाइंस होंगी वो एक दूसरे के ऊपर होगी, कैसे होगी, जैसे मैंने ये एक लाइन बनाई जस्ट उसी के ऊपर दूसरी लाइन होगी, हालांकि ये टेढ़ी जा चुकी है लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मैं हाथ से बना रहा है ना, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, ठीक है। तो इनकी कंडीशंस बोलते हैं, पहला क्या है, ये कोइंसिडेंट लाइन है, ये क्या है कोइंसिडेंट लाइन है। दूसरी दूसरी मेरी बात, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, भैया ये तो हमको पता है, ये होंगे हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ये मैं स्पेलिंग भूल गया, हाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, चलो ये भी ठीक है। अच्छा ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, भैया इनकंसिस्टेंट होगा, अरे बबुआ ये कंसिस्टेंट होगा, इनके सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, देखो कंसिस्टेंट होगा, तुम ऐसा काहे करते हो यार, ठीक है ये याद रखना मैनी सॉल्यूशंस। अब दोनों को पहचान है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दूसरे का भी केस है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 प्लस नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका केस, अरे ये तो सोचो कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही है, मतलब दोनों का इक्वेशन भी सेम होगा, लेकिन इक्वेशन को बदल दिया गया, कैसे, जैसे मैं मान लेता हूँ 2x + 3y + 4, मैंने मान लिया 6x + 9y, ठीक है, प्लस 12 = 0। अब बोलोगे यार भैया दिखने में तो दोनों अलग अलग है ना, तो ये क्वेश्चंस कहीं से सेम दिख रही है ना होगी, इनकी कंडीशंस क्या होती है, a1/a2 जो होगा बराबर b1/b2 के, और जो भी बराबर होगा c1/c2 के, ये तो होगा ही होगा भैया, ये तो होना ही है। तो अब अलग अलग निकाल देना, a1/a2 कितना हो जाएगा 2/6, अच्छा b1/b2 मेरे हिसाब से ना आगे को पता चल गया क्या कर रहा हूँ मैं, 3/9 और c1/c2 जो कि कितना 4/12। अब बोलोगे यार भैया आपने बोला था दोनों सेम होगा, a1/a2
तो बराबर होगा b1/b2 और c1 का 2/6, 3/9, 4/12 कहाँ से सेम दिख रहा है। तो देख भाई आधे का आंसर भी आ गया होगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 3s are 9, 4 1s are 4, 4 3s are 12, 1/3, 1/3, 1/3 हो गया खत्म। 1/3 a1 a2 इज इक्वल टू b1/b2 कितना 1/3 और c1/c2 कितना है वो भी 1/3। ये दिख रहा है बराबर है। जिस कंडीशन में आपको ये मिले कि आपके a1/a2, b1/b2 और c1/c2 बराबर है तो वो क्या होंगे आपके कोइंसिडेंट लाइंस होगी। क्या होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। बस आपका जो है वो आपको जो भी है वो फॉर्म चेंज कर दिया जाएगा। आपको थोड़ा है ना घुमाएंगे, घुमा के फिर पूछेंगे यार ये क्या है। हम तो ये कुछ पढ़ा नहीं, हमने तो पढ़ा था कि ये बराबर होना चाहिए लेकिन बराबर हो नहीं रहा। तो अब बराबर नहीं हो रहा था एग्जाम में तो यार ऐसे सर खुल जाने लग गया। तो अब क्या करें? तो है ना ध्यान रखना कि ये ऐसा होगा। ठीक है। सो आज का बस इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। ठीक है, बाकी का हम इसका आगे का जो भी है नेक्स्ट लेक्चर में पूरा देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। और पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी देख सके ये सारी वीडियोस अच्छे से डिटेल में, ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एंड जाके पढ़ो यार, अभी एग्जाम्स आने वाली है।